अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़ हिंगोर जो चैनल मैक फिज़िक्स सिंपल के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिवर्सिटी फिज़िक्स के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे, ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी को। बेसिकली ड्रैग फोर्स क्या होती है, इसका मोशन में क्या किरदार होता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज से इस टॉपिक से पहले जो भी हम मोशन पढ़ते थे, यानी फ्री फॉलिंग मोशन पढ़ते थे, उसमें हम जो चीज़ें नेगलेक्ट कर देते थे उनमें ड्रैग फोर्स को भी हम नेगलेक्ट कर देते थे। मगर ड्रैग फोर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट जो है फिज़िकल क्वांटिटी है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हमें काम आती है। तो ड्रैग फोर्स की वजह से एक वेलोसिटी जनरेट होती है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ड्रैग फोर्स का इससे क्या रिलेशनशिप है, ये आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ड्रैग फोर्स होती क्या है, ये एक किस्म की रेजिस्टिव फोर्स होती है जो मीडियम एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में जो है मूव कर रहा हो। अब यहाँ पर जो है मोस्टली जो मीडियम कंसीडर होते हैं वो दो मीडियम कंसीडर होते हैं, एक मीडियम होता है एयर, दूसरा होता है वाटर। अब लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एयर में गिर रहा है। अब ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल मोशन करेगा तो ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स जो डाउनवर्ड उस पर एक्ट करेगी, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ वेट, यानी mg उस पर जो है एक्ट करेगी। इस फोर्स वेट की फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ एयर में मूव करता हुआ गिरता है। हम एक चीज़ जो एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको या रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट की हद तक जो है हम उसको निगलेक्ट कर देते कि भाई देयर इज़ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। बट एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है इन सर्टेन केसेस, मगर अगर आपके पास सरफेस एरिया जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका अगर सरफेस एरिया बड़ा हो तो ये एयर रेजिस्टेंस होता है जो है, या ड्रैग फोर्स जो एयर की वजह से ऊपर की तरफ लग रही है वो ज़्यादा हो जाती है, हम उसको नेगलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर अगर सेम वही बात कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में गिर रहा हो नीचे, तो वो नीचे तो जो जाएगा वो वेट की फोर्स से जाएगा, ठीक है। मास पर जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वह वेट की फोर्स से नीचे जाएगा, मगर पानी इस पे एक अपवर्ड जो है रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, उसको भी हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब इस ड्रैग फोर्स की अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी जाएं तो एयर में जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो करते हैं पैराशूट। पैराशूट जो है वो ड्यू टू एयर ड्रैग फोर्स के जो है काम करता है। अगर ड्रैग फोर्स नहीं होती तो आप पैराशूट एयर में कभी यूज़ नहीं कर पाते। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जो शिप्स चल रही होती हैं, ठीक है, पानी में शिप्स, मैरीन्स, सबमरीन्स जो चल रही होती हैं, ये भी ड्रैग फोर्स की ही एक एप्लीकेशन है। अगर ड्रैग फोर्स नहीं होती तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके वाटर में बिल्कुल डाउन चला जाता। अगर आपके पास जो है वो ड्रैग फोर्स एयर में नहीं होती तो आप पैराशूट कभी भी यूज़ नहीं कर पाते, और जो भी ऊंचाई से जो चीज़ गिरती वो अर्थ पे डायरेक्टली गिर जाती, ठीक है। यानी पैराशूट में, या अगर एरोप्लेन देखें तो एरोप्लेन भी जो उड़ रहे हैं तो ये सिंपली ड्रैग फोर्स की वजह से उड़ रहे हैं। तो ड्रैग फोर्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो एक क्रूशियल रोल अदा करती है फिज़िक्स में, फिज़िक्स की एप्लीकेशंस में, ठीक है। अब ड्रैग फोर्स की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने मद्देनज़र रखनी होती हैं वो है कि ड्रैग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो ड्रैग फोर्स मीडियम में अगर मोशन डाउनवर्ड आ रहा है तो ड्रैग फोर्स उस पर ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड में एक्ट करेगी। सेम पानी में भी यही है, यानी मीडियम आप कौन सा भी लें, एयर लें या वाटर लें, यानी लिक्विड लें या गैस लें, तो दोनों में ड्रैग फोर्स जो लगेगी वो ऑलवेज अपोजिट टू दी मोशन लगेगी। मोशन डाउनवर्ड होगा तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड लगेगी। इसी तरह ड्रैग फोर्स आर इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्पीड v ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा उतनी ही ड्रैग फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी, यानी ड्रैग फोर्स जो आर है वो वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी उस पर उतनी ही ज़्यादा होगी, तो यानी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी।
सो ड्रैग फोर्स के हम इक्वेशन को जनरेट करें तो ड्रैग फोर्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सो इक्वेशन फॉर ड्रैग फोर्स आर इज इक्वल टू बी वी। अब ये बी एक कांस्टेंट है। बी किस पे डिपेंड करता है? बी डिपेंड करता है मीडियम एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपके पास मीडियम कौन सा है और आपके पास ऑब्जेक्ट की शेप कौन सी है। ठीक है, अब मीडियम पे पहले आ जाए तो मीडियम हम मोस्टली जो कंसिडर करते हैं वो दो करते हैं, एयर और लिक्विड। अब ये मीडियम हमें पता है कि एक बहुत डेंस होता है और एक लेस डेंस होता है। तो मीडियम की डेंसिटी मैटर करती है कि मीडियम कितना डेंस है, यानी मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो कितना डेंस है, क्योंकि ये ड्रैग फोर्स बेसिकली पार्टिकल्स की वजह से लगती है। यानी जो ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है वो उन पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर रहा होता है, तो डिस्प्लेस करने की वजह से वो पार्टिकल, एयर पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल, उस पर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब जितना मीडियम डेंस होगा ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, यानी ये बी कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। और दूसरा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एक तो सर्कुलर शेप में है और एक बिल्कुल एक प्लेन रॉड जो है एक हम कहते हैं सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर है। अगर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा तो उतने ही पार्टिकल उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि एयर में यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हैं, तो ये ऑब्जेक्ट 4 पार्टिकल्स को अगर डिस्प्लेस करेगा तो ये 4 पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएंगे। अगर ये सर्किल सिर्फ 2 पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करा तो ये 2 पार्टिकल लगाएंगे। तो इट मीन्स इस छोटे से सर्किल पे कम ड्रैग फोर्स लगेगी, इस पे ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी। ठीक है, तो यानी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है और आपके मीडियम पे भी ये बी डिपेंड करता है। तो ये बी एक कांस्टेंट है। तो हमेशा कीप इन माइंड कि अगर आप एयर कंसीडर कर रहे हैं तो एयर में बी की वैल्यू कम होगी, और अगर आप लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं तो लिक्विड में बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। मगर बी कांस्टेंट है तो हर एक मीडियम और हर एक शेप के लिए बी की वैल्यू अलग अलग है। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट एम मास का जो है कंसिडर किया है, वो नीचे वेट की फोर्स के साथ डाउनवर्ड आ रहा है। अब हमें मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट नीचे एयर में गिरेगा उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी जिसको रेजिस्टिव फोर्स या ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जिस फोर्स के साथ नीचे गिर रहा है उस फोर्स को हम वेट की फोर्स कहते हैं, जो बराबर होती है mg के, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है कि लेट कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज इन फ्री फॉल मोशन, द फोर्स ड्यू टू द ऑब्जेक्ट गोइंग डाउनवर्ड इज फोर्स ऑफ वेट। अब ऑब्जेक्ट जिस फोर्स के साथ गिर रहा है वो तो वेट की फोर्स है। अब इस ऑब्जेक्ट पे उस मीडियम की वजह से यानी एयर की वजह से जो ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब ड्रैग फोर्स एन अपोजिट फोर्स एक्टिंग अपॉन अपवर्ड इज ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स का हमारे पास इक्वेशन हम पीछे बना चुके हैं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू बी के है। ठीक है, तो अब नेट फोर्स कितनी है? लेट सपोज अब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि नीचे जो है वो वेट की फोर्स लग रही है और इससे ऊपर इस ऑब्जेक्ट पर ड्रैग फोर्स लग रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो इट मीन्स वेट की फोर्स ज़्यादा है और आपकी ड्रैग फोर्स कम है। तो नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रही है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी, यानी वेट में से हम ड्रैग फोर्स को माइनस करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ के आए हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है, तो यानी F नेट बराबर ma, वेट इज इक्वल टू mg माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू bv। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी मैनिपुलेशन कर लें कि ये a जो है यहीं पर रहे, अगर m इस तरफ लेके जाएं, ये नीचे मैनिपुलेशन इक्वेशंस की। अब ये इक्वेशन यहाँ पर आप कंसिडर कर लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मेन इक्वेशन नंबर 1, और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं एक्सेलरेशन जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होती है, तो ये इक्वेशन dv/dt एक्सेलरेशन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन देख लें कि नेट फोर्स का फार्मूला, तो ma इज इक्वल टू mg माइनस bv, ये यहाँ से इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। हमें पता है कि a इज इक्वल टू dv/dt, तो a की जगह हम dv/dt लिखेंगे, m उसके साथ यहाँ पर है dv/dt। अब mg माइनस bv, अब हम आगे इस इक्वेशन को और फर्दर मैनिपुलेट करते हैं
तो ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उधर जाके डिवाइड होगा। तो dv/dt इज इक्वल टू mg माइनस bv/m। अब ये m इसके साथ भी डिवाइड है, माइनस mg इसके साथ भी डिवाइड है, तो ये m और ये m ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा g माइनस bv/m। ठीक है, आप इसमें से क्योंकि वेलोसिटी b भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, तो ये मैंने एक साथ लिखे हुए हैं और वेलोसिटी को मैंने आगे कर दिया, क्योंकि इसके आगे आपने इंटीग्रेशन करनी है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर आप जहन में रखकर आगे हम बढ़ेंगे। अब इक्वेशन ये 2 हमें 2 चीज़ें दे रही है। कौन सी 2 चीज़ें दे रही हैं कि इक्वेशन 2 गिव्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ये एक मोशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रही है कि वो मोशन जो भी हो रहा है उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस मोशन की ये इक्वेशन आपको देगी। ठीक है, इफ़ v इज इक्वल्स टू 0 देन dv इज इक्वल्स टू dt इज इक्वल्स टू g। यानी अगर आपके पास यहाँ पर देखें, अगर आपके पास वेलोसिटी 0 है, यानी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी को हम अज्यूम कर लेंगे, यानी आप मोशन देख रहे हैं, अगर इस पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं तो इस पार्टिकल में अगर वेलोसिटी आपकी 0 है तो यानी आपकी जो ये एक्सेलरेशन dv/dt एक्सेलरेशन किसके बराबर बन जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है, एक तो हमें ये कॉन्सेप्ट दे रही है कि अगर आपके पास वेलोसिटी 0 है तो आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो बराबर होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, यानी 9.8 के। और दूसरी जो बात दे रही है हमें इस इक्वेशन से पता चल रही है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन ऑब्टेन इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके हम टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है क्या। अब टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली है क्या। एज वी स्टडी दैट ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली थ्रोन इन फ्री फॉलिंग मोशन। ठीक है, इट हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी। अब हम पीछे एक चीज़ पढ़ के आ गए हैं कि भाई आपकी जो ड्रैग फोर्स होती है यानी आर जो होती है ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के साथ। यानी ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी के साथ, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकेंगे तो या छोड़ देंगे तो वो ऑब्जेक्ट इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मगर वो जैसे ही नीचे गिरता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन आ रही है। तो एक्सेलरेशन तभी आएगी जब वेलोसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, मतलब इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डिक्रीज़ होगी तो डी एक्सेलरेशन हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट जो भी डाउनवर्ड मूव करता है उसमें एक्सेलरेशन आती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी इसकी वेलोसिटी जैसे बढ़ती जाएगी तो उस पर ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अब हम ठीक है, एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस सो द ड्रैग फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके साथ साथ उसकी ड्रैग फोर्स भी, उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है, सिंपल है कि भाई जितना ऑब्जेक्ट तेज़ी के साथ नीचे जाएगा तो उतना ही वो जल्दी जल्दी पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करेगा, और जितना ज़्यादा एयर पार्टिकल्स को वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ही ज़्यादा उस पर ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि हम अब एक ऐसी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिस पर, क्योंकि हम इनिशियली जानते हैं कि जो अब पार्टिकल नीचे जा रहा है वो वेट की फोर्स के साथ जा रहा है, तो एक ऐसी पॉइंट आएगी इस मोशन में जहाँ पर ड्रैग फोर्स जो है वो इक्वल हो जाए आपके वेट के फोर्स के। यानी अब जितनी फोर्स वेट की फोर्स है, ठीक है, जितना वेट है इस ऑब्जेक्ट का उतनी अगर ड्रैग फोर्स इस पर लगना शुरू हो जाए तो ये अब उसकी एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन उसकी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन तब कब ज़ीरो होती है, जब इस पर कोई नेट फोर्स ना हो। नेट फोर्स कब नहीं होगी, नेट फोर्स हमें पता है कि नीचे वेट लग रहा है, ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो आपकी नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो आपकी एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। जब आपकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। तो इस यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी जो है वो होगी यूनिफॉर्म। तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ पर ड्रैग फोर्स बराबर हो वेट की फोर्स के, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, जहाँ पर आपकी वेट की फोर्स बराबर और ड्रैग फोर्स के, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी तब होती है जब वेट बराबर हो आर के, वेट बराबर है mg बराबर आर बराबर है bv के। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कंसिडर होती है टर्मिनल वेलोसिटी। अब b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की एक शॉर्ट फॉर्म है
वी टी इज इक्वल्स टू एम जी ओवर बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन से भी आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की होगी क्या। द पॉइंट एट विच ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल्स टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, the acceleration of object becomes zero. At that point velocity of object become uniform and that velocity is known as terminal velocity। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन आप याद रख लें कि वो वेलोसिटी जहाँ पर यानी वो पॉइंट जहाँ पर ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो लाजमी है जो उस टाइम वेलोसिटी है अब वही वेलोसिटी आगे तक रहेगी, अब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी। तो वो वेलोसिटी जिसके साथ अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसके साथ अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम पीछे इक्वेशन जो है 2 पढ़ के आए थे जिसको मैंने कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो इक्वेशन थी डी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी माइनस बी ओवर एम। यहाँ पर मैंने कहा था कि बी ओवर एम एक कांस्टेंट है इसीलिए मैंने अलग लिखा है, वैसे इक्वेशन में बी ओवर एम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थोड़ा इक्वेशन को मैनिपुलेट करें, डी टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं और ये टर्म जो है ये यहाँ पर जो है वो आपका हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डीवी के साथ डिवाइड हो जाएगा यानी जी माइनस, ठीक है, बीवी ओवर, ठीक है, एम। अब ये इक्वेशन है डी टी इक्वल टू डी वी ओवर जी माइनस बी वी ओवर एम। अब इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। अब हमें पता है कि एज वी नो इनिशियली व्हेन ऑब्जेक्ट एट टी ज़ीरो एंड वी ज़ीरो, जब ऑब्जेक्ट अभी गिरा नहीं है यानी अभी आपके हाथ में आप उसे डाउनवर्ड मोशन करवाना चाह रहे हैं, अभी आप जब जैसे ही छोड़ेंगे उस टाइम स्टॉप वॉच पे क्या था, ज़ीरो, और उस टाइम उसकी वेलोसिटी जैसी अभी आपके हाथ से निकलेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो। तो अब उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड, ठीक है, इनिशियली तो उसकी टाइम जब ज़ीरो था आपने अभी फेंका, जैसे ही फेंका तो उस टाइम उसकी जहाँ से वो स्टार्ट होगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब लेट सपोज 3 से 4 सेकंड के बाद आप फाइंड करना चाहते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है। नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड वी एट टाइम टी, यानी कोई टाइम गुजरा है 5 से 10 सेकंड गुजर गए, 10 सेकंड के बाद आप फाइंड करना चाहते हो कि अब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो हम इक्वेशन जो ये 3 है, इस इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें हम क्या करेंगे कि जो जहाँ पर v 0 से लेकर v, हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारी कुछ सर्टेन वेलोसिटी लाजमी है, 3-4 सेकंड के बाद वेलोसिटी v होगी। तो हम लिमिट जो लेंगे वो v इक्वल्स टू 0 से लेकर v इक्वल्स टू v तक, या सिंपली आप इसको लिमिट्स में लिखें कि 0 से लेकर हम v तक इसकी लिमिट्स रखेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी माइनस एम ओवर बी, यानी इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में माइनस एम ओवर बी नेचुरल लॉग एम जी माइनस बी वी अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू टी, यानी टाइम टी में जो वेलोसिटी होगी वो आपकी इस इक्वेशन की वेलोसिटी होगी। अब इस वेलोसिटी को अगेन v के लिए, इस इक्वेशन को v के लिए अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वी टी जो बराबर हो जाएगी वो होगी एम जी ओवर पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर बी टी ओवर एम। अब ये एक नेचुरल लॉगरिथम के रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है, जो आपकी अपेंडिक्स बुक के एंड में अपेंडिक्स दी गई है वहाँ पर इंटीग्रेशन के सर्टेन लॉज हैं। उन लॉज में जे 5th जो लॉ है, ठीक है, इंटीग्रेशन का 5th जो फार्मूला है वो बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किया गया है। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो हम पीछे इक्वेशन पढ़ के आ गए थे वो भी आपके लगा सकते हैं। अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो ये अगेन आप देख लें कि एम जी ओवर बी आपके पास पहले ही थी। अगर आप टाइम टी के हिसाब से लगाना चाहते हैं इंटीग्रेशन तो आप 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस बी टी ओवर एम, ये आपकी इक्वेशन टर्मिनल वेलोसिटी के लिए निकल जाएगी। अगेन आप इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर माइनस कर दें तो वी टी बराबर हो जाएगी एम जी ओवर बी के। तो ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसी भी टाइम सर्टेन टाइम में अगर आपको कोई सर्टेन टाइम दिया गया है उसमें अगर आपको जो है इक्वेशन फाइंड करनी है
सर्टेन टाइम दिया गया है, उसमें आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है वो आपकी पर्टिकुलर टाइम में जो इक्वेशन है वो ये है। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में कि डिफाइन ड्रैग फोर्स and terminal velocity, also drive an equation for to find velocity at time t। drive an equation, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, drive an equation for velocity at time t। तो यहाँ तक जो इक्वेशन हम ड्राइव करके आ गए, तो ये इक्वेशन है फॉर वेलोसिटी एट टाइम टी। या तो आपको कहा जाएगा ड्राइव एन इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, एज ड्राइव एन इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर ले। अगर फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आए तो जो पीछे इक्वेशन टर्मिनल वेलोसिटी के लिए सिंपल वे में लिखी है, वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर बी, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये 2-3 इक्वेशन हैं। आई होप इसमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। सो रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।